हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए हिंदी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला पार्ट, जिसमें हम आपसे बताने वाले हैं हिंदी का ऐसे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट questionforexam.com का लिंक दिया गया है। उस वेबसाइट पे आप जाके सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। तो दोस्तों आपसे बता दें, गांधी जी को महात्मा कहने की जो सर्वप्रथम उपाधि प्रदान है वो रविंद्रनाथ को है, चूँकि रविंद्रनाथ के द्वारा ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान किया गया था। और इसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 2 में कि आर्य कहाँ रहते हैं। आर्य एक प्रकार का धर्म है जो अपने भारत में रहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप। मैट्रिक एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे कि आर्य कहाँ रहते हैं, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कहाँ, तो भारत में। और इसके बाद में अगला जो सवाल है कि फिनिक्स क्या था। तो दोस्तों आपसे बता दें, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स जो था एक प्रकार का आश्रम था जहां महात्मा गांधी रहते थे। तो अगर मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिनिक्स क्या था, तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप आश्रम। और इसके बाद में अगला जो सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज सभी को मालूम होगा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर के गुजरात नामक राज्य में हुआ था। ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है उन्हीं के जन्मदिन के यादगार में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है। वहीं पे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 में दिया गया है कि गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आए थे। तो बात है 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में क्या हुआ था कि राजकुमार शुक्ल चंपारण से गए थे महात्मा गांधी के पास, यानी कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो उस समय में क्या हुआ था कि चंपारण में बहुत सारे अंग्रेज यहाँ पे अत्याचार कर रहे थे, मजदूरों पे नील की खेती करवा रहे थे, 3 कठिया प्रणाली विकसित किए हुए थे। तो राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी के पास पहुंच के ये सभी जितने भी घटना हो रहे थे मजदूरों के साथ सभी को वहां पे उजागर किए। तो महात्मा गांधी ने ये निर्णय लिया 1915 ईस्वी में कि वो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर चंपारण जाएंगे और चंपारण जाकर चंपारण के नील किसानों की जो आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है उनका समाधान करेंगे। और फलतः उन्होंने 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर सन 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिसके सामने ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 6 में कि सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था। ये दोस्तों आपसे बता दें, सर्वोदय का जो कार्यक्रम है वो महात्मा गांधी के माध्यम से चलाया गया था। अतः क्वेश्चन नंबर 6 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वोदय कार्यक्रम के चलाने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। उसके बाद में काफ़ी सिंपल सवाल है कि घृणा को जीता जा सकता है। तो घृणा को कभी भी प्रेम के माध्यम से ही जीता जा सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। घृणा को किससे जीता जा सकता है, तो प्रेम से जीता जा सकता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है। यहाँ पे 4 व्यक्तियों का नाम दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संपूर्णानंद, महर्षि अरविंद और डी में दिया गया है महात्मा गांधी। आशी को बता दें कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है, तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, महात्मा गांधी। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ नंबर 9 की। कुछ नंबर 9 में दिया गया है कि हिंद स्वराज के रचनाकार कौन हैं। तो दोस्तों आपसे बता दें, हिंद यानी हिंदुस्तान स्वराज के जो रचनाकार हैं वो महात्मा गांधी हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी है। उसके बाद में अगला सवाल है, हरिजन के संपादक कौन थे। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे लग रहा होगा कि हरिजन के संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। हरिजन के जो संपादक है, हरिजन एक प्रकार का पुस्तक लिखा गया था जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था।
तो मैट्रिक एग्जाम में भी सवाल पूछा जा सकता है कि हरिजन के संवादक कौन थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब महात्मा गांधी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है हम आपसे बता ही दिए हैं कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है। तो ये है महात्मा गांधी की। उसके बाद में हम लोग अगला सवाल की बात करते हैं। अगला जो सवाल है कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है। तो दोस्तों सबसे बता दें भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है। तो भारत की जो संस्कृति है वो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य यानी अलग अलग संस्कृतियों का सामंजस्य के मतलब ये मिलावट का प्रतीक है। कहाँ की संस्कृति। तो भारत की संस्कृति। अगला जो सवाल है क्वेश्चन 13 में कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो दोस्तों आपसे बता दें महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा जो सहायक होती है वो शरीर की बुद्धि और आत्मा के विकास में सहायक होती है। तो अगर मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा किस तरीके से सहायक होती है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि शरीर की बुद्धि और आत्मा के विकास में सहायक होती है। क्या चीज़। तो शिक्षा। किसके अनुसार। तो महात्मा गांधी के अनुसार। उसके बाद में अगला सवाल है तलवंडी वर्तमान में कहाँ है। तो तलवंडी जो है पहले तो ये पाकिस्तान में नहीं पड़ता था, जो कि पाकिस्तान तो अपना हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। ठीक है। तो तलवंडी जो है वो अब पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन पहले ये हिंदुस्तान में हुआ करता था। तलवंडी जो है यहीं पे गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ पाया जाता है। ये तो सॉरी तलवंडी कहाँ स्थित है। तो ये पाकिस्तान में स्थित है। पहले हिंदुस्तान में था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो ये तलवंडी पाकिस्तान में पड़ने लगा। अगला सवाल है वर्णाश्रम यानी वर्ण का आश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया था। तो वर्णाश्रम और कर्मकांड का जो विरोध करने वाले व्यक्ति थे वो थे संत गुरु नानक, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप, गुरु नानक ने। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में काफ़ी सिंपल दिया गया है। बोला जा रहा है कि गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखी है। तो दोस्तों आपसे बता दें गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखी है। तो गुरु नानक पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा दोनों भाषा के कवि थे। तो अतः दोनों भाषा में अपने भाषा ये पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा दोनों भाषाओं में अपनी कविताएँ प्रकाशित किए थे। तो मैट्रिक एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है कि गुरु नानक ने किस भाषा में अपनी कविताएं लिखी हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब पंजाबी भाषा हो जाएगा और हिंदी भाषा हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में कि सिखों को 5वें गुरु कौन थे। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि सिखों के 5वें धर्मगुरु कौन थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब अर्जुन देव हो जाएगा। सिखों के 5वें जो गुरु थे वो अर्जुन देव हो जाएगा। इसका अगर आपको क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसका आंसर गुरु नानक होगा या अर्जुन देव होगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया था। तो दोस्तों आपसे बता दें राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया था। तो संत गुरु नानक के माध्यम से राम नाम के कीर्तन पे जोर दिया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब गुरु नानक हो जाएगा। अगला सवाल है कि नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज़ बुलंद किया था। तो दोस्तों आपसे बता दें कि नारियों यानी स्त्रियों के उचित स्थान के लिए जो आवाज़ बुलंद करने वाले व्यक्ति थे ना, उनका नाम था संत गुरु नानक। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, गुरु नानक। अगला सवाल है कि जगी का अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे जो जगी दिया गया है ये संस्कृत वर्ड में लिखा गया है। इसका जो शुद्ध वर्ड होता है वो जग होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि संसार का पर्यायवाची जग होता है। जग, लोक, दुनिया, संसार ये सभी क्या है, ये विश्व, ये सभी संसार का पर्यायवाची शब्द है। तो अगर आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जगी का क्या अर्थ होगा या जग का क्या अर्थ होगा, तो प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब संसार हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 8 में कि किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। तो दोस्तों आपसे बता दें आप कविता पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना बेकार है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप, राम नाम के बिना। उसके बाद में अगला सवाल है जपुनी और सोहिला किसकी रचना है। जपुनी और सोहिला ये दोनों एक पुस्तक है, ये किसके माध्यम से लिखा गया था। तो दोस्तों आपसे बता दें जपुनी और सोहिला नामक पुस्तक की रचना
गुरु नानक के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, किसके माध्यम से? गुरु नानक के माध्यम से। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ में 10 की। कुछ में 10 में दिया गया है कि क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्यागा था। गुरु नानक जब मर रहे थे यानी अपना प्राण त्याग रहे थे ना, तो उन्होंने एक वर्ड कहा था, एक शब्द कहा था जो कहे थे वाहे गुरु। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब वाहे गुरु हो जाएगा। जितने भी पंजाबी प्रकृति के लोग होते हैं वो अपने खुदा को याद करने में, अपनी भक्ति में एक शब्द जोड़े हुए हैं, वाहे गुरु। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? दोस्तों सबसे बता दें, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह है वो गुरु अर्जुन देव के माध्यम से किया गया था, जो सिखों के 5वें गुरु थे। अगला सवाल है कुछ 12 में कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? दोस्तों सबसे बता दें, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का मतलब गुरु नानक के द्वारा जितने भी रचनाएं की गई थी सभी को मिलाकर एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पे एक संग्रह किया गया है। किसके माध्यम से? गुरु अर्जुन देव के माध्यम से। तो उसको कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है, यानी गुरु नानक के द्वारा लिखा गया उपदेशों को एक गुरु ग्रंथ के नाम से लिख दिया गया है, जिसको बोला जाता है गुरु ग्रंथ साहब। अगला जो सवाल है कि आसदी बार किसकी रचना है? ये दोस्तों आपसे बता दें, आसदी बार किसकी रचना है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, गुरु नानक के माध्यम से ही आसदी बार पुस्तक की रचना की गई थी। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में दिया गया है घनानंद किस काल के कवि हैं? ये मेट्रिक एग्जाम में भी सवाल पूछा जा चुका है, घनानंद किस काल के कवि हैं? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, घनानंद जो है वो रीति काल के कवि हैं। अगला जो सवाल है कि सुजान सागर किसकी कृति है? ये दोस्तों आपसे बता दें, सुजान जो सागर है ये किसकी कृति है? तो ये घनानंद की कृति है। तो क्वेश्चन का सही जवाब घनानंद हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो किसे यानी कौन से कवि को प्रेम की पीर कहा जाता है? क्वेश्चन का सही जवाब घनानंद हो जाएगा। चूँकि आज से भी घनानंद के जितने भी कविताएं पढ़ेंगे ना, सभी जितने भी इनके जितने भी प्रकार की कविताएं लिखी गई है घनानंद के माध्यम से, सभी कविताओं में प्रेम, प्यार, मोहब्बत के बारे में लिखा गया है। यही कारण है कि घनानंद को प्रेम की पीर कहा जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ में 4 की। उसमें 4 में दिया गया है कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का प्रयोग वैचित्र्य कौन कवि करता है? ठीक है, तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, घनानंद। अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में कि रीति मुक्त काव्य धारा में या रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? सिरमौर कवि के नाम से घनानंद को जाना जाता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप कि रीति मुक्त यानी रीति जो काल थे उस समय के कवि थे कौन? तो घनानंद, जिन्हें सिरमौर कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगला काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, घनानंद किस भाषा के कवि थे या घनानंद की भाषा क्या था? मेट्रिक एग्जाम में बहुत बार तो ये घनानंद की भाषा क्या था ऐसे तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसा बार बार पूछा गया है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ब्रज भाषा हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कुछ में 7 में कि प्रेम घन किस युग के कवि हैं? तो दोस्तों सबसे बता दें, प्रेमधन जो है वो भारतेंदु युग के कवि है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, भारतेंदु युग। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो दोस्तों सबसे बता दें, उस कविता के माध्यम से प्रेमधन बताना चाहते हैं कि भारत में आज जो भारतीयता की जो भावनाएं हैं वो आज दिखाई नहीं दे रही है। पहले कहा जाता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये जो सिस्टम थी ये पहले थी। लगभग आज हिंदू मुस्लिम में इतना नफरत फैला हुआ है कि ये जो कहावत थी हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये कहीं ना कहीं झूठा साबित हो रहा है आज के भारत में। तो उन्हीं के कहने का मतलब था कि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो भारतीयता की भावना दिखाई नहीं पड़ती है। अगला सवाल है क्वेश्चन 9 में कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो दोस्तों आपसे बता दें
कि घनानंद किससे प्रेम करते थे, किससे प्यार करते थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब सुजान नामक नर्तकी हो जाएगा। तो नर्तकी का मतलब होता है नाचने वाला, ठीक है। जो पुरुष नाचता है उसको नर्तक बोलते हैं, और जो स्त्री नाचती है उसे हम नर्तकी बोलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में तो आप सभी जानते ही होंगे। तो यहाँ पे सुजान नामक एक लड़की थी जो नाच करती थी, नर्तकी थी यानी डांस करती थी। उन्हीं से प्यार करते थे कौन, तो घनानंद जो इस कविता के कवि हैं। अगला सवाल है घनानंद कवि है, तो घनानंद कवि क्या है, तो ये पीरों के कवि हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप। घनानंद किसके कवि हैं, तो पीर के कवि हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अज्ञाय चैप्टर से देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अज्ञाय चैप्टर से दिया गया है कि अज्ञाय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर अज्ञाय का जो जन्म है वो किस प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म यूपी में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला जो सवाल है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। तो दोस्तों सबसे बता दें यहाँ पे 4 कृतियों का नाम दिया गया है। जो मिलन यामिनी जो है, मिलन यामिनी, यह जो कृति है वो कुमार अज्ञेय की नहीं है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो सवाल है कि प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है। प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है, या प्रियदर्शी विद्या की क्या है, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है। तो जो प्रियदर्शी है ये कुमार अज्ञेय के द्वारा एक लिखा गया पुस्तक है, जो ना ही निबंध है, ना ही उपन्यास है, ना ही कहानी है, एक प्रकार का ये नाटक है। अगला सवाल काफ़ी इंपोर्टेंट है, मैट्रिक एग्जाम के लिए इसे याद कर ही लीजिएगा कि हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा किस देश में है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आज सभी को मालूम होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एक सीमा रेखा है जिसे हिरोशिमा के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान और चीन के बीच में एक रेखा है जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक का क्या अर्थ होता है। तो हिरोशिमा जो एक कविता लिखा गया है उसमें सूरज का क्या प्रतीक यानी क्या अर्थ है। तो उसमें उस कविता में सूरज को एक प्रकार का अणुबम के माध्यम से बताया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अणुबम। अगला सवाल है नंबर 6 में कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त जिसमें कौन सा अलंकार है। तो कुछ क्षण का वह उदय अस्त एक प्रकार के ये वाक्य हो गया है। इसमें आज सभी को बताना है कि कौन सा इसमें अलंकार है। तो क्वेश्चन का सही जवाब विरोधाभास एवं विभावना अलंकार हो जाएगा, तथा क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, विरोधाभास एवं विभावना। अगला सवाल है क्वेश्चन 7 में कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला था। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप जब हिरोशिमा नामक कविता पढ़ेंगे ना, उसमें बताया गया था कि जो वर्णित जो सूरज है वो सबसे पहले नगर के चौक पर निकला था, ठीक है, सबसे पहले वहीं पे उदय हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, नगर के चौक पर। अगला सवाल है क्वेश्चन 8 में कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों सबसे बता दें, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो ये है प्रयोगवाद। क्वेश्चन का सही जवाब प्रयोगवाद हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल है कौन सी कृति अज्ञेय की है। यहाँ पे 4 कृतियों का नाम दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन सी में दिया गया अरे यादावर रहेगा याद। ये जो कृति है कुमार अज्ञेय की है। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे दोस्तों, आप चाहते हैं कि कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।